Good afternoon. Welcome to all of you in my RBS चैनल। आप सब जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आज प्रिय छात्रों, मैं अपनी क्लास की अगली कड़ी में जो है आपको कुछ पढ़ाऊँगा। जैसा कि BSc AG 5th सेमेस्टर में मैं जो आपका सब्जेक्ट है कृषि कीट विज्ञान, उसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा था धान के प्रमुख कीटों के बारे में। तो आज मैं फिर से जो है उसी कड़ी में जो है धान के प्रमुख कीटों के बारे में जो है आपको पढ़ाऊँगा। कुछ कीटों के बारे में मैं बता दिया हूँ और उसमें जो है कुछ एक आध दो मेजर और पेस्ट हैं, उसके बारे में मैं आज जो है आपको बताऊँगा। तो ये जो है आपका जनरली आपका जो खरीफ सीज़न चल रहा है, यानी धान का जो सीज़न चल रहा है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में है, आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। साथ साथ जो किसान भाई या जो किसान के घर से जो बिलोंग करते हैं छात्र, जिनके यहाँ खेती होती है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं जिनके यहाँ खेती होती है, जिनके पिताजी किसान हैं, तो वो छात्र जो है अपने पिताजी को भी जा कर के बताएं, खेतों में जाएं अपने पिताजी के साथ में और उनको भी बताएं कि पापा जी, पिताजी, इसमें क्या समस्या है, ये कौन सा कीट है, कौन सा रोग है। तो उससे क्या होगा कि आपके पिताजी आपसे प्रभावित होंगे कि मेरा बेटा BSc AG पढ़ा है या पढ़ रहा है, तो वो इस बारे में मेरी सहायता कर रहा है। तो देखिए, पढ़ने का छात्रों मेन उद्देश्य होता है कि उस पढ़ाई को आप अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाइए, तभी आपकी पढ़ाई जो है वो सक्सेस है। ऐसी पढ़ाई क्या कि जब किताबी रूप से आप पढ़ लिए और उसको कहीं किसी अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, केवल वो किताब बंद में एक कॉपी में बंद रख के वो पढ़ाई हो गई, तो वैसी पढ़ाई किसी कोई महत्व नहीं है। तो आप जो भी आप पढ़ते हो कक्षा में या किताबों से, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाइए। जब आप उसको व्यवहारिक तरीके से अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप जो है आपको सफलता को प्राप्त करने में बड़ी आसानी होगी। आप बड़ी आसानी से किसी चीज़ को समझ पाएंगे और लोगों के बीच में जो है एक अलग से आपकी एक प्रतिष्ठा बनेगी। तो इसलिए जो मैं कहता हूँ कि जो भी आप पढ़िए, आप अपने गांव में जाइए, किसानों के पास जाइए, जो भी हैं आसपास जो किसान हैं आप उनके पास जाइए और जो आप पढ़ते हैं उसके बारे में उनको बताइए, समझाइए। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बहुत सारी किसानों की समस्याएं होती हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं होता है। तो आप जो है इस छात्र जीवन में उनसे जा कर के उनकी समस्याओं का निराकरण करिए, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इसलिए जो है मैं इस समय विशेष रूप से जो है वो धान की फसल के बारे में पढ़ाऊँ कि धान की जो मुख्य खाद्य फसल है हमारे लिए, किसानों के लिए, लगभग चारों आसपास जो है उसकी खेती होती है, उसके तो इसलिए इसमें ये सारी समस्याएं वो कॉमन हैं। तो इसलिए जो है इसको आप मुझसे पढ़िए और ध्यानपूर्वक से, और इसको जो है अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाइए और जा कर के आसपास किसानों को, अपने पिताजी को समझाइए। ठीक है, तभी इसका जो है वो अधिक महत्व है। और अच्छे से आप जब आप प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे, फील्ड पे जा कर के इसको देखेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप बेहतर जो है वो समझ पाएंगे। तो छात्रों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए मैं आगे चलता हूँ अपनी कड़ी में। पूर्ण उत्साह के साथ जो है मेरी क्लास को आप देखेंगे, पूरी तरह से एकदम उत्साहित रह करके, पूरी तरह से एक दृढ़ निश्चय होकर के, पूरे एक जोश एवं लगन के साथ देखेंगे, तो जाहिर सी बात है आप जो है वो समझ पाएंगे। जो मैं क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ आपके लिए जो है एकेडमिक के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ साथ आपके जो है वो फ्यूचर के लिए भी, जब आप कंपटीशन में बैठेंगे या कंपटीशन में बैठने वाले होंगे, तब उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। तो इसलिए जो है आप लोग एक एक पॉइंट्स को जो है बहुत ध्यान से देखेंगे और उसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो आप बेहिचक हमसे जो है वो पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट्स के माध्यम से, चाहे मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके भी आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए छात्रों, मैं अपनी कक्षा को यहीं प्रारंभ करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जो है मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो दिख रहा है क्या है, भूरा पृष्ठ फुदका या ब्राउन बैग प्लांट हॉपर। ठीक है, ये किसका कीट होता है, ये धान का एक प्रमुख कीट की श्रेणी में आता है। यानी धान का ये जितनी अन्य कीट हैं उसमें भी ये जो है एक प्रमुख कीटों में इसकी जो है वो गिनती होती है। यानी किसी न किसी रूप से ये धान की फसल को काफ़ी प्रभावित करता है। तो धान का पृष्ठ फुदका, ठीक है ना, या इसको भूरा फुदका
भी कहते हैं। भूरा फुदका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पृष्ठ होता है कीट का, जो इसका पिछला भाग होता है वो भूरे रंग का होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये जो मेरे पास जो है एक चित्र दिख रहा है, इसमें देखिए इसका जो पिछला भाग आपको दिख रहा होगा वो पूरा भूरे कलर का दिख रहा है। देखिए ये जो है, तो इसीलिए इसको हम जो है वो भूरा फुदका के नाम से जानते हैं। फुदका का मतलब क्या होता है? ऐसे कीट जो उछलते हैं, एक खेत से दूसरे खेत, एक पौधे से दूसरे पौधे में उछल करके जाते हैं, उसको हम फुदका कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको हम भूरा फुदका के नाम से जो है वो जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्राउन बैग्ड प्लांट हॉपर। इसको शॉर्टकट में हम भी कहते हैं BPH, ठीक है ना। कहीं कहीं जैसे कंपटीशन में केवल जो है धान का निम्नलिखित में से BPH है। BPH मतलब क्या हो गया? ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में BPH भी बोलते हैं। अब इसका जो है जो वैज्ञानिक नाम इसका होता है वो होता है नीलापर्वेटा लूजेंस स्टाल, ठीक है ना। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। यानी जो साइंटिफिक इसका नीलापर्वेटा क्या होता है? इसका जीनस होता है। और ये क्या होता है? इसकी स्पीसीज। ये क्या होता है? साइंटिस्ट का नाम होता है, ठीक है ना। किसी भी जो है जीव जंतु का, किसी भी कीट का जो है वो साइंटिफिक नाम किससे डिसाइड होता है? 3 चीज़ों डिसाइड होता है। उसका जो है जीनस, उसकी स्पीसीज, और उसके जिस वैज्ञानिक ने उसका नॉमेनक्लेचर दिया है, तो उसकी टैक्सोनॉमी दी है, उसका नामांकन किया है, उसका भी साथ में नाम जो है वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो आज ये चीज़ आप बिल्कुल समझ लेंगे। किसी भी कीट का नाम किससे बना होता है? उसके जीनस, इसके वंश से, उसकी स्पीसीज या उसकी जाति से, और उसके वैज्ञानिक नाम से जो है वो बनी होती है, जिस वैज्ञानिक उसका जो है वो नामकरण दिया है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑर्डर क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा में जितने भी सकिंग पेस्ट होते हैं, जिनके रस को चूसने वाले जितने कीट, जिसे फलों का, तनों का, पत्तियों का, जितने भी सकिंग टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो रस को सक करते हैं, वो सारे किस गण में आते हैं? हेमिप्टेरा गण में आते हैं। ये हम बिल्कुल से ध्यान में रखेंगे। जैसे आपका जो है थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, आपके लीफ हॉपर्स हो गए, एफिड्स हो गए, ये सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो हेमिप्टेरा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? फैमिली। इसकी जो फैमिली होती है वो डेफिसिडी होती है। फैमिली क्या है? डेफिसिडी। इसकी सब फैमिली होती है डेफेसिनेई होती है। और जो जीनस होता है वो नीलापर्वेटा होता है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये इसका जो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद होता है इसके अन्य नाम भी होते हैं। इसके अन्य नाम क्या होता है? जैसे गांव में क्या होता है ना कि लोकल नाम से जानते हैं, तो हमको लोकल नाम जो है वो बहुत जानना आवश्यक होता है। क्योंकि गांव में जाएंगे तो किसान क्या है? लोकल नाम से बताएगा। उसको क्या पता कि भूरा फुदका है क्या? उसको क्या पता कि BPH क्या है? तो हमको जो है लोकल नेम बहुत जानना चाहिए। हमेशा जो है लोकल नेम जानते रहेंगे तो किसान की भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। तो भूरा तेला फुदका, भूरा फुदका, पीला फुदका, चेपा, गांव में इसको जो है कहते हैं, कभी कभी धान के मच्छर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? धान का मच्छर। कहिए भैया धान का मच्छर लगा है, कहिए साहब हमारे खेतवा में धान का मच्छर लगा है। तब कैसे पहचानेंगे कि धान का मच्छर? तो समझ जाइएगा कि ये जो किसान है वो BPH की बात कर रहा है, ब्राउन प्लांट हॉपर की, यानी भूरा फुदका की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इनका शरीर जो है वो मच्छर की तरह से दिखाई देता है, इसीलिए किसान इसको क्या बोलता है? धान का मच्छर। तो इस प्रकार से जो है इसको हम आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी कुछ जातियां होती हैं। इसकी निम्नलिखित जो है 2 प्रकार की जातियां होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट किस क्या बोलते हैं? BPH। पहली होती है ब्राउन प्लांट हॉपर यानी भूरा फुदका होते हैं, और दूसरा होता है WBPH यानी वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर। यानी जो है एक होता है सफ़ेद पृष्ठ फुदका, एक होता है भूरा फुदका, होता है भूरा पृष्ठ फुदका, और दूसरा होता है सफ़ेद पृष्ठ फुदका, ठीक है। बस यही दोनों में अंतर होता है। तो भूरा फुदका होता है और दूसरा होता है सफ़ेद, जिसको शॉर्टकट में WBPH जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आप जो है याद रखते हैं। कहीं आपसे पूछ लिया जाए WBPH तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, वो इसी की जो है एक प्रकार की जो है वो जाति है, कोई अलग से वो नहीं है। बस इतना होता है कि वो उसका जो पृष्ठ
पृष्ठ होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। इसका जो BPH का पृष्ठ होता है वो भूरे कलर का होता है और जो इसका होता है वो सफ़ेद कलर का होता है WBPH का, बस ये अंतर होता है। अब इसमें क्या होता है, होस्ट पौधे। होस्ट पौधे क्या है, यह कीट भारतवर्ष के धान उगाने वाले सभी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, तो जितने भी चावल उत्पादन करने वाले राज्य हैं जो प्रमुख, उन सब में जो है यह रोग जो है मुख्य रूप से यह कीट जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी क्षति की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ डैमेज क्या होता है, किस प्रकार से ये डैमेज करता है। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले मैं बताया है कि इसके जो है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं। किस प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप से। थोड़ा मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है इसमें लैब्रम और इसको बोलते हैं लैबियम। जैसे हम लोगों के ऊपरी ओठ होते हैं और निचले ओठ होते हैं ना, ऊपर ओठ है निचले ओठ, उसी तरह कीटों में भी जो ऊपरी ओठ होता है उसको बोलते हैं लैब्रम और जो निचला ओठ होता है उसको बोलते हैं लैबियम। तो जो लैबियम होता है इस तरह से नुकीला, ये किस प्रकार का दिख रहा है, सिरिंज के आकार का, सिरिंज। अभी सिरिंज क्या है, जिससे जैसे डॉक्टर लोग जिससे सुई लगाते हैं ना, दवा जिससे सुई लगाई जाती है उसी को सिरिंज कहते हैं, निडिल। तो निडिल के आकार का जो है इनका जो बाहरी चोंच होती है जिसको हम स्टाइलेट्स बोलते हैं, वो किस आकार की होती है, सिरिंज के आकार की होती है। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइलेट्स। ठीक है ना, जो ये सिरिंज का आकार का भाग होता है इस आकार में उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइलेट्स। तो जो स्टाइलेट्स होती हैं, जो सिरिंज होती है इनकी, उसको क्या करते हैं, पत्तियों के एवं तनों में चुभो देते हैं। पत्तियों एवं तनों में जब चुभो देते हैं तो उससे क्या करते हैं, सक्शन प्रेशर के द्वारा उसका रस जो है वो खींचते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्लोएम होता है, जिससे हम जल और जाइलम और फ्लोएम, ये आप बॉटनी में पढ़ेंगे। जाइलम से क्या जाता है, जल, और फ्लोएम से क्या आता है, फल। यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो फ्लोएम से जाते हैं प्लांट में, और जो जल होता है, जल को कैसे अशोधित करते हैं, जाइलम से। ये दो नलिकाएं होती हैं। तो जो फ्लोएम नलिका होती है जिससे पोषक तत्व का रसावशोषण होता है शरीर के अंदर, ये जो है जैसे ये पौधा है, पौधों में जो है वो ये जो है आपके फ्लोएम जो होती है, फ्लोएम जो नलिका होती है, इससे क्या जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट का जो है वो जो है शरीर के अंदर जो है प्रवेश होता है, वो ऊपर किस पत्तियों तक, फलों तक किसके द्वारा जाता है, वो फ्लोएम के द्वारा जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करते हैं, फ्लोएम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपनी स्टाइलेट्स को जो है, अपने नुकीली सूंड को जो है वो पत्तियों हम उसके पौधे के तने में जो है घुसेड़ देते हैं, उससे जो है वो रसों को चूस लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जाइलम को बंद कर देते हैं, इन नलिकाओं को जो है वो बंद कर देते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ वो जो है रुक जाएगी। जब पोषक तत्वों का सही से प्रवाह नहीं होगा पत्तियों एवं फलों पर, जो है बालियों पर, तो उसकी ग्रोथ जो है वो पौधे की रुक जाती है। इसके बाद क्या होता है, फलस्वरूप पत्तियां सूखी हुई तथा भूरे रंग की हो जाती हैं। तो जब पानी नहीं जाएगा, जब पोषक तत्व ऊपर नहीं जाएंगे, तब क्या हो जाती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। पत्तियां जो है भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती हैं, धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये जो है इसमें दिखता है प्रभाव इसका। अगला मैं अब देखिए, ये जो मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके डैमेजिंग कैरेक्टर्स हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स से, इस प्रकार से ये फसल को प्रभावित करते हैं। देख रहे होंगे कि जड़ में देखिए पानी जो है भरा हुआ है खेत में, और जड़ों के ऊपर देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे कीट जो है वो चिपके हुए हैं मच्छर की तरीके से। तो ये जो है इनका डैमेजिंग इफेक्ट होता है। इस प्रकार से ये जो है वो फसल को इफेक्ट पहुँचाते हैं। देखिए तनों में पूरी तरह से चिपके हुए हैं, जो है इस तरह से देखिए
चिपके हुए हैं। तो ये जो है ऐसे ही इनके जो है वो लक्षण जो है फसल में दिखाई देते हैं। तो यदि आप खेत में जाते हैं, यदि किसान खेत में जाता है, तो सबसे पहले उसको क्या देखना चाहिए कि किस तनों आप फसल को हटा करके निचली जड़ के पास, तने के पास आप देखेंगे तो तनों में जो है ऐसे मच्छर की तरीके से जो है छोटे छोटे भुनगे की तरीके से वो चिपके होंगे और वही आपके फसल को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है फसल को प्रभावित करते हैं। और ये जो तना है इसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो जैसा कि मैंने पहले गया कि फ्लोएम से क्या जा रहा है, पोषक तत्व, जाइलम से क्या जा रहा है, तनों में पत्तियों में जल। तो ये जाइलम जब ये अपनी स्टाइलेट्स को, अपने सूंड को जो है इसमें जो है चुभो करके इसके रस को चूस लेते हैं, तो ये क्रियाएं जाइलम और फ्लोएम की जो एसेंट ऑफ सैप यानी रसावशोषण की क्रियाएं इन पौधों में हो रही हैं, वो जो है वो बाधित हो जाती हैं और धीरे धीरे जो ऊपरी पत्तियां होती है पौधों की वो जो है वो सूख जाती हैं और या फिर भूरे कलर की परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, जब यहीं से ये काट देगा, यहीं से रस को चूस लेगा, तो रस कैसे पोषक तत्व ऊपर जा पाएंगे, आप खुद ही गेस कर सकते हैं। तो ये इनका जो है वो डैमेजिंग कैरेक्टर्स होता है, आप इमेज में जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद जो है अगर अधिक प्रभावित हो जाता है तो इसमें क्या बीमारी हो जाती है, हॉपर बर्न। क्या हो जाता है, हॉपर बर्न। हॉपर बर्न, हॉपर बर्न इज द मोस्ट डैमेजिंग स्टेज, मोस्ट इफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द राइस क्रॉप। यानी जो राइस क्रॉप है, धान की जो फसल है, उसका मुख्य प्रभावित जो लक्षण होता है उसको क्या कहते हैं, हॉपर बर्न। हॉपर बर्न वह अवस्था होती है जब पौधे पूरी तरह से भूरे काले धब्बे पड़ करके झुलस के जाते, जैसे कोई झुलसा दिया हो। इस प्रकार से आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये जो है फसल देखिए धान की है, किस प्रकार से जैसे इसमें आग लगा दी हो, जैसे पूरी तरह से झुलस गई हो। इस प्रकार से जो है स्पॉटिंग नेचर में दिखाई देते हैं। खेतों में जो है वो बीच बीच में स्पॉट्स जो है वो दिखाई देते हैं इसके डैमेजिंग के, जैसा कि आप इस फोटो में जो है वो देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से इनके जो है वो डैमेजिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस अवस्था को फुदका झुलसा या हॉपर बर्न कहते हैं। यानी जब ये डैमेज कर देते हैं फसल को, धीरे धीरे जो है भूरे कलर में परिवर्तित हो जाए, काले कलर परिवर्तित, फिर धीरे धीरे क्या होता है उस पर जो है तमाम प्रकार के फंगल का अटैक भी हो जाता है। जब ये इंजरी कर देते हैं, जब ये तनों के बीच में इंजरी कर देते हैं इस प्रकार से, तब यहाँ क्या होता है, बीच बीच में फंगल डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप होते हैं, फंगस यानी कवक। ठीक है ना, कवक जब इसमें डेवलप हो जाते हैं ऐसे ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, कवक जब डेवलप हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है उसका अटैक होता है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, जब ये फसल को डैमेज करते हैं, डैमेज करने के पास जो इनका स्क्रीटा होता है, जो उनका वेस्ट मटेरियल शरीर से निकलता है, उसको भी यहाँ पर छोड़ देते हैं तनों में। तो इनका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उस पे तमाम प्रकार के फंगस का अटैक होगा। फंगस वहीं अटैक करता है जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर उसके लिए होस्ट होता है, जहाँ उसके लिए पोषक होता है। तो इन सब बीच बीच में जो है जो फंगल अटैक यानी काली कलर की फफूंदी लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हनी ड्यू के नाम से जानते हैं, हनी ड्यू। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो फंगस का अटैक होता है जिसको हम फफूंदी कहते हैं काले कलर की, तो उसको क्या बोलते हैं, हनी ड्यू भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें जब फंगस का अटैक होता है तो ये भी धीरे धीरे जो है वो भूरे काले कलर में जो है परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो साथ साथ जो है ये जो है इफेक्ट तो करता ही है, तमाम प्रकार के रोगों को भी जो है वो रोगों को भी आमंत्रण देता है। तो मतलब अपना तो खाया ही, साथ साथ कई रोगों को भी बुला लिया, आओ पैथोजन तुम भी इसमें अटैक कर दो, तो फसल को और प्रभावित हो जाती है। ठीक है ना, तो इसके कारण जो है एक प्रकार का रोग होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेसी स्टंट। क्या बोलते हैं, ग्रेसी स्टंट बोलते हैं। तो ये जो है जो घास का जो है वो एक प्रकार का मिडरिब होता है, यह रोग जो है वो इसके वेक्टर्स जो होते हैं उसको फैलाते हैं। मैं इसके आगे बारे में डिटेल से बताऊंगा।
तो इसे जो है हॉपर बर्ड कहते हैं। प्रारंभ में यह एक स्थान में रहते हैं जो कि बाद में सारे खेत में फैल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकी संख्या जो है बढ़ती है, प्रारंभ में पहले ये छोटे छोटे इनके, जैसे आपको ETL लेवल में पढ़ाया हूँ, तो उस लेवल में क्या है, एक दो जो है वो फुदका एक दो तने में दिखता है। फिर अगर उसमें हम इसका नियंत्रण नहीं किए तो इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पूरे खेत में इनका आक्रमण जो है वो हो जाता है। इसके मलमूत्र पर स्क्रीटा यानी फफूंदी हनीड्यू पैदा हो जाती है। मैंने जैसे बताया आपको जो है कि ये जो मलमूत्र करते हैं, जो ये वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, उसमें काले कलर की फफूंदी डेवलप हो जाती है। काले कलर की फफूंदी डेवलप हो जाती है जिसको हम हनीड्यू के नाम से जो है जानते हैं। उसके बाद होता है इस कीट के द्वारा घास वाले स्टंट यानी ग्रेसी स्टंट, फटे हुए स्टंट, रैग्ड स्टंट, मुरझाए हुए स्टंट आदि रोगों का वाहक का काम करता है। वाहक का मतलब क्या होता है, जो रोगों को ट्रांसमिट करता है। कैसे ट्रांसमिट करता है, अनहेल्थी प्लांट टू हेल्थी प्लांट, अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधों में जो रोग का जो है वो स्थानांतरण होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई वायरस होता है, वायरस के कण को बोलते हैं वायरॉइड्स। क्या बोलते हैं, वायरॉइड्स, वायरस पार्टिकल, वायरस। तो वायरस के पार्टिकल को क्या करते हैं, ये एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है वो स्थानांतरित करते हैं। जैसे आप देसी भाषा में समझ सकते हैं, जैसे ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, पियर्सिंग और सकिंग टाइप माउथ पार्ट। ठीक है, जैसे मच्छर में आप देखे हैं ना, मच्छर आपको काटता है, यानी आपको काटा है, डेंगू जो मच्छर होता है आपको काटता है, फिर वही मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काट लेता है तो उसको भी डेंगू फैल जाता है, फिर वही तीसरे को काटता है तो उसको भी डेंगू फैलता है। तो ये क्या कर रहा है, मच्छर जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो इसके वायरस हैं डेंगू के, इसका स्थानांतरण कर रहा है। तो इसी प्रकार से यह कीट जब एक पेड़ से, एक पौधे से दूसरे पौधे में, तीसरे पौधे में बैठता है तो जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं उसको एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है वो स्थानांतरित करता रहता है, जिससे जो अस्वस्थ पौधे होते हैं उससे वायरस से कण जो है वो स्वस्थ पौधों में हस्तांतरित हो जाते हैं और जो स्वस्थ पौधा होता है वो भी जो है वो रोग से प्रभावित हो जाता है। तो ये जो वायरस के पार्टिकल्स को एक स्थान दूसरे स्थान पर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है वो स्थानांतरित करते हैं। ये जितने भी स्थानांतरित करने वाले कीट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाहक कीट या वेक्टर कीट। जैसे एफिड हो गया, माइट्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, लीफ हॉपर हो गया, ये सारे आपके वाहक कीट की श्रेणी में जो है वो आते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखा है। जैसे देसी भाषा में मक्खी, जो घरेलू मक्खी होती है वो भी रोग का क्या करती है, स्थानांतरित करती है। गंदगी में बैठेगी फिर आपके ऊपर बैठेगी, कटे फटे भागों में बढ़ती है तो उससे रोग का जो है स्थानांतरण करती है। खाने में बैठेगी वहाँ का रोग का स्थानांतरण करती है। तो ये क्या होते हैं, ये वेक्टर इंसेक्ट होते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। इनका जो आक्रमण होता है वो वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में होता है, यानी जब प्रारंभिक अवस्था होती है, जब नर्सरी की अवस्था होती है धान की, तो उस समय इनका आक्रमण जो है वो ज़्यादा होता है। उस समय इनका आक्रमण स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे जो है 2 से 4, 4 से 8, 10 धीरे धीरे संख्या में ये फैल जाते हैं पूरे खेत में। अब इसका होता है जीवन इतिहास, यानी इनका लाइफ साइकिल जो होता है उनका, उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। अंडा, शिशु, प्रौढ़ी, यानी एग, निम्फ और एडल्ट। कौन सी अवस्थाएं होती हैं, एग्स, फिर निम्फ, फिर एडल्ट। यानी इनके जो जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, 3 मुख्य अवस्थाएं होती, एग, निम्फ और एडल्ट। ठीक है, तो एग, निम्फ और एडल्ट इनकी अवस्था होती है। अब एग में क्या होता है, इसमें किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है, आप कमेंट्स करके बताएंगे किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस इसमें होता है। ठीक है, हम देखते हैं कौन सही बताता है। अगला है अंडा, एग। एग में क्या होता है, मादा कीट अंडे पत्ते की मध्य सिरा, ठीक है ना, यानी मादा कीट पत्ती के मध्य सिरा को खुरच कर या पत्ती के पर्ल छद पर देती है। तो जो लीफ ब्लेड होती है, जो पत्तियों की सिरा होती है, मध्य सिरा में जो है इसकी जो फीमेल्स होती है, एडल्ट फीमेल होती है, वो एग लेइंग कहाँ करती है, पत्तियों के मध्य सिरे पे अंडे जो है वो देती है। अंडे जो है वो 2 लाइनों में देती है, इस प्रकार से, ऐसे जो है वो पत्तियों पर
2 लाइनों में एग लेइंग जो है वो करती है। अंडे जो है 10 से 30 के समूह में दिए जाते हैं। मादा अपने जीवन काल में 200 से 350 अंडे तक जो है वो देती है, यानी फीमेल्स जो होती है वो लगभग 200 से 350 अंडे जो है वो देती है अपने पूरे जीवन काल में। इसके बाद होता है अंडे बेलनाकार होते हैं, सफ़ेद या पारदर्शी होते हैं, यानी जो अंडे होते हैं बेलनाकार सफ़ेद कलर के पारदर्शी होते हैं। और अंडे का आकार जो कितना होता है 1 mm का होता है, लंबा होता है और लगभग 0.2 mm जो है वो चौड़ा होता है। अंडे फूटने का समय जो होता है वो 5 से 8 दिन का होता है, यानी जो हैचिंग पीरियड होता है एग का वो कितने दिन का होता है 5 से 8 दिन का। इससे जो निम्फ निकलते हैं, निम्फ को क्या कहते हैं शिशु कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट डैमेजिंग स्टेज, इट इज़ द मोस्ट सीरियस डैमेजिंग स्टेज, इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ द दिस इंसेक्ट। ये क्या होती है, यह सफ़ेद कलर के जो है 0.6 mm लंबे होते हैं, यानी ये जो निम्फ निकलते हैं वो जैसे रुई देखे हैं आप लोग, कपास, रुई के आकार के जो है छोटे छोटे कपास के आकार के लगभग 0.6 mm के होते हैं। और बाद में जो है जब इनकी फुल ग्रोथ हो जाती है तो कितने mm हो जाते हैं 3 mm के हो जाते हैं। शिशु जो है वो इनकी अवस्था 12 से 13 दिन की इनकी अवस्था जो है होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है प्रौढ़। प्रौढ़ कीट ये हल्के भूरे रंग का होता है तथा इसकी लंबाई लगभग 30 mm की होती है। जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं वो भूरे कलर के होते हैं, जैसा कि आप पहले भी इसका एडल्ट का फिगर आप देख चुके हैं। तो उनकी लंबाई जो होती है वो लगभग 30 mm होती है। और वयस्क कीट जो है वो पतझड़ में लगभग 30 से 50 दिन तक, गर्मी में 120 दिन तक वो जीवित रहता है। ठीक है, तो ये जो है वो जो गर्मी के दिनों में इनकी लाइफ साइकिल हो वो बढ़ जाती है लगभग 30 से 50 दिन की, और ठंडी के दिनों में ये 120 दिन तक ही जीवित जो है वो रह सकते हैं। यानी गर्मी के दिनों में ये इनकी लाइफ साइकिल जो अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं, और ठंडी के दिनों में जो है ये कम दिनों तक ही जीवित रहते हैं। क्योंकि ठंडी के दिनों में जब तापमान जो है वो नीचे चला जाता है लगभग 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर, तो इसकी जो शरीर के जिनका ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण जो है ये अपने मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं और ये जो है डाइपॉस में यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता को इंग्लिश में कहते हैं हाइबरनेशन। शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता क्या कहते हैं हाइबरनेशन। तो ये कहाँ चले जाते हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जब ठंडी के दिनों में तापमान जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला जाता है, लगभग 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय जो है वो कीट क्या करते हैं शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। ये क्या होता है, ये एक प्रकार की सुसुप्तावस्था होती है, ये किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इनका जो शरीर का रक्त होता है वो जमने लगता है, जिससे ये इनकी कार्य प्रणाली वो रुक जाती है। और पुनः जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है लगभग वो फरवरी से मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जब तापमान फिर से जो है वो बढ़ने लगता है, तब ये फिर से शीत निष्क्रियता से निकल करके बाहर जो है वो आ जाते हैं। तो ये भी कीट ऐसे होते हैं कि ये जो है जब ठंडी के दिनों में जब फसल की कटाई होने लगती है, धान की फसल की कटाई के पश्चात जो है ये खेत के आसपास जो घास फूस पड़े होते हैं, पत्तियां पड़ी होती हैं, वहाँ पर शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और पुनः जब गर्मी का मौसम आता है यानी लगभग मार्च अप्रैल के महीने में, तब ये पुनः निकल आते हैं और इधर उधर घास खरपतवारों पे जो है अपना जीवन यापन करने लगते हैं। और जब धान की रोपाई होती है तब ये फिर से धान की फसल में जो है वो आ जाते हैं और फसल को प्रभावित करने लगते हैं। ये इनका प्रभावित करने का तरीका है। अब इसके बाद होता है मादा कीट जो है अपने पूरे जीवन काल में वो 21 दिन तक अंडे देती रहती है, यानी 21 दिन तक जो है वो एग लेइंग जो पीरियड होता है फीमेल का वो 21 दिन का होता है। कीट गर्म वातावरण तथा अधिक आर्द्रता दशाओं में अधिक सक्रिय होता है। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि जब गर्म वातावरण होता है, तापमान अधिक होता है, तब इसकी क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। और जब ठंडी का दिन होता है, कम तापमान होता है, तो इसकी
कार्य प्रणाली क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है। तो यानी जब धान का मौसम होता है तो उस समय जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उस समय ये बहुत तेज़ी से एक्टिव होकर के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे इस समय का टेम्परेचर है लगभग अगस्त सितंबर में, सितंबर से अक्टूबर तक ये बहुत जो है नुकसान, जब जो है वो वानस्पतिक अवस्था होती है, जब फसल की वेजिटेटिव जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होती है, उस समय ये फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे इस समय की अवस्था है, इस समय क्या है, धान खेतों में पूरी तरह लग चुका है, उसमें नए नए छोटे छोटे कल्ले निकल रहे हैं। कल्लों पे ये क्या करते हैं, जो मुलायम कल्ले होते हैं उसको अपना शिकार बनाते हैं, उस पर ये बैठते हैं और उस पर एग लेइंग कर देती हैं इसकी फीमेल्स, और धीरे धीरे फिर उससे अपनी एग से जो है निम्फ निकलते हैं, और निम्फ जो है वो फ्लोएम के रस को जो है चूसते हैं और फसल को प्रभावित करने लगते हैं। तो इस समय हमको किसान भाइयों, आप लोग इस समय बहुत गहनता से खेत का निरीक्षण करना चाहिए, और उसके पश्चात जो है अगर आप इसमें जो है एक पौधे में, यानी आप एक पौधे की एक टहनी में 1 से 2 जो है वो निम्फ अगर चेपा आप देख रहे हैं तो उसको तुरंत आपको नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो ये विशेष आपको इस समय ध्यान देना है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें बीपीएच की यानी ब्राउन प्लांट हॉपर का इसका जो है वो लाइफ साइकिल दिख रहा है, पूरा जीवन चक्र इसका जो है ये मैं आपको इस फोटो के माध्यम से जो है वो दिखाना चाहूँगा। तो ये क्या है आपके, ये एडल्ट्स हैं। ठीक है, और एडल्ट्स क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं, एग्स लेइंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये आपके एग हैं, एग। ये आपके क्या है, एग्स हैं। ये आपके जो है एडल्ट हैं, एडल्ट। ये आपके एग हैं, ये आपके जो है वो निम्स हैं। ठीक है, तो इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, अपूर्ण जीवन चक्र होता है, जिसमें होता है आपके एग, एडल्ट और एग और निम्फ, ये 3 प्रकार की जो है इसमें अवस्थाएं होती है। आप फिगर के माध्यम से देखे हैं, देखिए एग जो है वो सफ़ेद कलर के लंबे आकार के जो है बिल्कुल देख रहे होंगे, ये आपके एग का स्ट्रक्चर होता है। आप जो है खेत में जाते हैं तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके जो एग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ये लगभग लाइनों में जो है एग लेइंग जो है वो करती है, और इनके जो निम्फ होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। निम्फ जो है, निम्फ में जो है वो विंग्स डेवलप नहीं होते हैं, और ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो इनके विंग्स जो है पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप फिगर के माध्यम से इनका जीवन चक्र जो है वो समझ सकते हैं। इसके बाद धान के खेत कटने के पश्चात या घास खरपतवारों पर जीवन निर्वाह करते हैं। जब धान की फसल कट जाती है तो ये अपना जीवन यापन कहाँ करते हैं, जो आसपास से खरपतवार होते हैं वहाँ पर जो है ये जीवन यापन करते रहते हैं, और फिर जब अगले वर्ष धान की फसल हम लेते हैं तो ये फसल में वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये जो है ऊपरी भूमि की धान की अपेक्षा निचली भूमि में ज़्यादा होती है। जो ऊपरी भूमि होती है, अपलैंड होती है, वहाँ के अपेक्षा जो लो लैंड एरिया होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है जहाँ पर धान की खेती ज़्यादा मात्रा में होती है, वहाँ पर ये फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वहाँ पर ये अधिक मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं। इसका प्रकोप अधिक होता है। इसका जीवन काल जो होता है वो कितने दिन का होता है, 18 से 23 दिन में पूर्ण होता है, यानी इसमें 5 से 8 पीढ़ियाँ होती हैं। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, 18 से 23 दिन का, और इसके पूरे जीवन चक्र में, पूरी लाइफ में कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, लगभग 5 से 8 जो है वो जनरेशन यानी पीढ़ियाँ होती हैं। अब उसके बाद क्या आता है, इसका नियंत्रण। इसका नियंत्रण क्या है, खेतों में नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। तो प्यारे किसान भाइयों एवं प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, आप सब जो है बिल्कुल नियंत्रण को विशेष रूप से ध्यान देंगे। कैसे आप किसान को बताएं, कैसे आप समझेंगे, तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे आप यूरिया उसमें दे रहे हैं तो उसको एक संतुलित मात्रा में देंगे। ये नहीं कि आप अधिक मात्रा में दे दीजिए, ठीक है, तो उसको एक संतुलित मात्रा में देंगे। उसको कई बार उसकी जो मात्रा है पूरी, जितना आपको धान खेत में देना है, उसको कई स्टेप में जो है वो बांट करके अप्लाई करेंगे।
अगर हो सकता है तो आप जो है वो जैविक नत्रजन का जो है वो ज़्यादा प्रयोग करें। ठीक है, जैसे धान की रोपाई के पहले उसमें हरी खाद वगैरह बना करके, सनई ढैंचा वगैरह उगा करके उसको सड़ा दीजिए उसी में, फिर उसमें पानी भिगो तब उसको धान लगाइए, तो नाइट्रोजन जो केमिकल नाइट्रोजन है उसको आपको कम देना पड़े। तो इस सचिव का प्रयोग जो है वो उसमें लाभकारी होता है। उसके बाद होता है इसमें पौधों के आसपास के रोपण नहीं करना चाहिए। जो हम सघन रोपाई कर देते हैं, धान की जो निश्चित दूरी होती है उसके अनुसार हमको रोपाई करना चाहिए। बहुत हाई डेंसिटी में प्लांट को जो है वो नहीं रोपाई करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जो है वो हाई डेंसिटी में लगाने से क्या होता है कि उसमें जो हवा का आवागमन कम होता है। पौधों की जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो पत्तियां से पत्तियां आपस में पूरी तरह से एकदम जकड़ जाती हैं, जिसमें जो है वो सही रूप से प्रकाश का आवागमन नहीं होता है, जिससे इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एक निश्चित दूरी में थोड़ा सा हवा का आवागमन देखते हुए इनकी डेंसिटी को कम ही रखना चाहिए आपके धानों की, इससे बचाव के लिए। इसमें कुछ रोग जो होते हैं प्रतिरोधी किस्में, जैसे IR6, IR26, यानी कुछ जो रेजिस्टेंस वैरायटीज़ होती हैं, प्रतिरोधी किस्में होती हैं, उसको जो है वो बहुत ही कारगर है, उसको उगाना चाहिए। जैसे IR26 हो गया, IR64 हो गया, IR36 हो गया, आपका IR56 हो गया, अरुणा हो गया, कनक हो गया, अभय हो गया, आदि किस्मों का उपयोग जो है वो किया जाना चाहिए। तो इन सब जो है जो दिया गया, इन सारी जो है वो प्रतिरोधी प्रजातियों को जो है वो उगाना चाहिए। उसके बाद है खेतों के आसपास खरपतवार तथा घास आदि नहीं उगने देना चाहिए। जो आसपास के हार्मफुल वीड्स हैं उसको जो है वो नहीं उगने देना चाहिए। बिल्कुल खेतों के आसपास जो है साफ़ सुथरा बिल्कुल रखना चाहिए। कोई भी कीट, इंसेक्ट, पेस्ट जो है वो खरपतवारों पे आकर के ना अटैक करे, जिससे आपकी फसल को प्रभावित ना हो। तो बिल्कुल खेत को जो है साफ़ सुथरा बिल्कुल रखना चाहिए। खेत से अंडों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। ये एक प्रकार से जैसे आप खेत का भ्रमण कर रहे हैं, खेत में आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो अगर पत्तियों पे जो है वो एक के मांस दिखते हैं, इस प्रकार से जैसे पत्तियां हैं इस पे आपको अंडे के लाइनिंग दिख रहे हैं, अंडे के गुच्छे दिख रहे हैं, तो उसको तुरंत आपको जो है उस पत्ती को तोड़ करके नष्ट कर देने से क्या होता है, उसके अंडे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसल को बचाया जाता है। लाइट खेत में जो है वो लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। लाइट ट्रैप क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जो है बिल्कुल जैसे जो बल्ब होता है वो लगा होता है और उसके नीचे एक टब रखा होता है। टब में जो है वो पानी के साथ केरोसिन ऑयल भरा हो, मिट्टी का तेल भरा होता है। तो कीट क्या होता है, प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे आप किसी इस बरसात के दिनों में इस समय जो है कोई बल्ब जला दीजिए, सारे कीट झुंड में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से खेत के आसपास एक बल्ब लगा दीजिए, उसमें जो है सारे कीट अट्रैक्ट हो जाएं और उसके बाद फिर वो टब में जो है वो गिर जाएं, जिसमें पानी के साथ जो है वो केरोसिन तेल भरा हुआ है, तो वो सारे उसी में गिर करके जो है मर जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमको किसी प्रकार के नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से जो है वो मैकेनिकल तरीके से ये नियंत्रण जो है वो हो जाता है। तो इससे हम कीटों की संख्या को कम कर सकते हैं। उसके बाद है इनके अंडों के सामान्य परजीवी, जैसे हाइमेनोप्टेरा ततैया है, यानी वैप्स है, इसको क्या कहते हैं, वैप्स। तो एक प्रकार के जो है जो हाइमेनोप्टेरा गुण होता है, उसकी जो ततैया होती है उसको वैप्स कहते हैं। ये अंडों का शिकार मिलिट्री और फाइटोसीड माइट्स द्वारा करते हैं। तो ये जो इसकी स्पीसीज होती हैं, ये एक प्रकार से जो है वो प्रेडिएटर का काम करती है। प्रेडिएटर के बारे में पहले बताया हूँ। तो ये जो आपके परभक्षी कीट होते हैं, इनके द्वारा इनकी संख्या का जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो हाइमेनोप्टेरा गण की जो है ततैया यानी वैप्स होती है, ये इनके अंडों को जो है वो खाती है। तो इस प्रकार की इसकी ततैया को जो है वो रीयरिंग करके फील्ड में छोड़ देने से इनकी संख्या को नियंत्रित किया सकता है। और तमाम प्रकार शिकारी कीट होते हैं, जैसे मिडरी बग होती है, आपके फाइटोसीड माइट्स होते हैं, इनको भी जो है वो खेत में क्या करते हैं, इनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। इनके जो ये लार्वल परजीवी होते हैं, ये जो है आपके BPH के अंडे को खा करके नष्ट कर देते हैं और इनकी संख्या को जो है वो जैविक रूप से नियंत्रित कर देते हैं। तो ये आपका किस प्रकार के नियंत्रण में आएगा, जैविक कीट नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। इन शिकारी कीटों को खेत में छोड़ना चाहिए, जिससे इनकी संख्या को नियंत्रित किया सके। निम्न दवाओं से किसी एक का छिड़काव करें, जैसे आपका मोनोक्रोटोफास हो गया,
दवाओं का छिड़काव किसान भाई तभी करा करिए जब किसी प्रकार की अन्य उपाय जो है वो कारगर ना हो। लास्ट में एक ऑप्शन रखना है दवा का, पहले हमको इन सारे उपाय करना है। अगर ये उपाय कारगर नहीं हो रहे हैं तभी हमको दवाओं का इस्तेमाल जो है खेत में करना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, तमाम प्रकार के जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सभी के लिए जो है वो हानिकारक होते हैं। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद होता है मिथाइल डोमेटान 0.25% को जो है वो हमको जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए इस्तेमाल के लिए। मिथाइल डोमेटान को भी हमको 0.2% के लिए हमको प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव जो है वो करना चाहिए। पौध रोपाई के समय कार्बोफ्यूरॉन को 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाना चाहिए। जब पौध की रोपाई करनी हो, जब पौध को रोपना हो खेत में, तो उसके पहले कार्बोफ्यूरॉन 15 से 20 किलो जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से जो है भूमि में जो है वो अच्छी तरह से मिलाना चाहिए। उसमें भी इसका प्रकोप जो है वो नहीं होता है। और एक चीज़ और होता है, जैसे परभक्षी कीट होता है ग्रेरिस्टिशन, इसको खाता है, तो इसको भी कृत्रिम रूप से जो है वो प्रयोगशाला में इसको रियरिंग करना करके खेत में छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की जो परभक्षी प्रजाति होती है कीट की, उसको हमको जो है पकड़ करके उसको हमको खिला करके रियरिंग करके कृत्रिम रूप से अपना लैब में जगह पे फिर उसको खेत में छोड़ना चाहिए। तो ये क्या करती है, ये जो है उनके अंडे को, निम्फ को जो है वो खाती है, जिससे प्राकृतिक रूप से जो है वो इस कीट को जो है नियंत्रित हम कर सकते हैं। तो ये सारी जो विधियां हैं वो इसका नियंत्रण की मुख्य रूप से विधियां हैं। और व्यवहारिक भाषा में क्या करना चाहिए, जैसे धान के खेत में हमेशा पानी नहीं भरा रहना चाहिए, कुछ दिन पानी भर के कुछ दिन इनको सूखा रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनके जो है वो संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। हमेशा पानी भरे रहने से ये कीट जो है वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप जो है उसमें आप उर्वरक दे रहे हैं, उसको एक बैलेंस मात्रा में दीजिए, ठीक है, एक अलग अलग स्टेप में दीजिए। अधिक मात्रा में दे रहे हैं तब भी इसका प्रकोप जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बूटिंग स्टेज में जब उसकी कल्ले निकलने की अवस्था होती है, उस समय जो है इस कीट का प्रभाव जो है ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा हमको उस समय इसकी विशेष निगरानी करना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार के कीट का प्रकोप, 1-2 कीट भी दिखाई दे रहे हैं, तो हमको नियंत्रण के उपाय जो है वो बिल्कुल सटीक तरीके से सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है, और इस नियंत्रण के उपाय को जो है वो हम प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी इतनी ही, और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है आपकी, तो आप जो है हमारे जो है कमेंट्स के बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक जो है, या फिर हमारे डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करके भी आप किसी समस्या का भी निदान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज की कक्षा में जो है बस इतना ही। फिर हम जो है आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। आप अपना बिल्कुल जोश बनाए रखिए, उत्साह बिल्कुल बनाए रखिए। आपका एक एक उत्साह जो है वो हमारे लिए एक एक प्रेरणा, एक एक मोटिवेशन का जो है काम करता है। यदि आप उत्साही रहेंगे तो हमारी पूरी टीम आपके साथ बिल्कुल मेहनत के साथ तत्परता के साथ लगेगी कि देखिए हमारे छात्र बिल्कुल सक्रिय हैं, बिल्कुल एक हमारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल जो है एक्टिव रहिए, और वही एक्टिविटी आपकी हमारी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद छात्रों, जय हिंद।